सो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। तो टॉपिक डालेंगे न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज ए स्ट्रॉन्ग attractive force that binds the protons and neutrons together inside a tiny nucleus. यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर है? तो न्यूक्लियस में जिस फोर्स की बेस पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है, that attractive force is known as nuclear force. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है प्रॉपर्टीज, क्या है इनकी। प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन यानी कि ये जो फोर्स लगता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। ठीक है, जो प्रोटॉन, और देखो आप स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कह सकते हो? क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा रीजन है जिसमें वो फोर्स लगा रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाइंड कर रहा है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन सेम टाइप ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने के बावजूद एक ऐसा फोर्स है जो उनको एक ही जगह पे बाइंड करके रख रहा है। तो इसलिए हम न्यूक्लियर फोर्स को एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। सेकेंड जो है दैट इज शॉर्ट रेंज है, यानी कि इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है। शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स, इसका जो रेंज है वो बहुत छोटा है, एक रेंज तक ही लगता है, उसके बाद ये फोर्स नहीं लग पाता है। तो शॉर्ट रेंज फोर्स है, कम से कम इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 रेंज है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर रेंज है। इसके अंदर अंदर ये क्या होता है, खत्म हो जाता है, इसके बाद वो नहीं लग पाता है। ठीक है, तो इतनी रेंज में, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज भी यही है 10⁻⁻15 रेंज, तो यही रेंज में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे बीच में लगता है। ठीक है, वेरिएशन विद डिस्टेंस। ठीक है, अगर डिस्टेंस के साथ देखें तो वेरिएशन कैसा है? तो वेरिएशन का ग्राफ अगर आप देखोगे, वेरिएशन विद डिस्टेंस, तो न्यूक्लियर फोर्स का जो वेरिएशन है अगर आप ये देखो, ये 0 है, तो कुछ न्यूक्लियर फोर्स कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखोगे ये इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका रेंज है, मतलब इस तरीके से डिस्टेंस के साथ साथ पहले रिपल्सिव होता है, फिर धीरे धीरे अट्रैक्टिव होते जाता है। तो ये रिपल्सिव को शो कर रहा है, रिपल्सिव को शो कर रहा है, और ये जो है ये अट्रैक्टिव को शो कर रहा है, यानी अट्रैक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ये जो लाइन है ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, और ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी, या एक तरीके से एनर्जी आप कह सकते हो, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, उसको शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला रेंज समझ गए? तो ये इस तरीके से आपके पास वेरिएशन है
न्यूक्लियर फोर्स का। तो एग्जाम में कभी पूछे या कहीं हो तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, या फिर एग्जाम में ये ग्राफ आपको बना के दे दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो आपको बताना है कि ये जो शॉर्ट रेंज है जिसपे ये फोर्स डिक्रीज हो रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहा है, और आगे चल के जब ये वैल्यू थोड़ी इंक्रीज हो रही है वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरा फोर्थ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसकी हो सकती है दैट इज चार्ज इंडिपेंडेंस। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इंडिपेंडेंस यानी कि आप देखोगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो कि कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, फिर भी वो न्यूट्रॉन को बांधे रखा है। प्रोटॉन जो कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, बांधे रखा है। तो ये जो फोर्स है वो एक तरीके का चार्ज इंडिपेंडेंट है, यानी कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लो। नोट हो जाए तो बता देना, ग्राफ ड्रॉ कर लेना, हो, हो जाए तो बता देना। डन। समीर डन। दिव्यांशु? यस सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक डालिए मास डिफेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या है? देखिए, मास डिफेक्ट जो है वो आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस का अपना एक मास है। अगर आपसे बोला जाए कि न्यूक्लियस के मास को कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास को उससे मल्टीप्लाई करके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करके उसको आप ऐड कर दोगे, आपके पास न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेट करा जाए। ठीक है, आप कैसे करोगे? अगर आपसे बोला जाए कि मास ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी मास ऑफ न्यूक्लियस का आप निकालो जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास A है, तो आप क्या करोगे कि जो एटॉमिक प्रोटॉन है उसके मास से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, प्रोटॉन का मास प्लस में जो न्यूट्रॉन है उसके मास को ऐड कर दोगे। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, A माइनस जेड इंटू एम। ये आप जो है ये इस तरीके से आप मास ऑफ एनी एटम न्यूक्लियस निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, तो बट एक्चुअल में जब आप देखते हो किसी भी मास का न्यूक्लियस, वो थोड़ा इससे कम होता है। ठीक है, यानी कि आप जो कैलकुलेशन स्टेप वाइज कैलकुलेट कर रहे हो और एक्चुअल में जो वैल्यू है, एग्जैक्ट फिगर है, वो वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है, एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू और जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल रहे हो, उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं, मास डिफरेंस। यानी कि जो आपने मास खुद कैलकुलेट करके निकाला है, वो जो मास निकला है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए मास है उसका m, तो उसको जब आप माइनस करोगे तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा m। ठीक है, मास डिफेक्ट मिल जाएगा, दैट इज डेल्टा m। ये क्लियर हुई बात समीर, दिव्यांशु? समीर क्लियर हुई बात? सर एक बार रिपीट कर दो। अच्छा,
मास डिफेक्ट क्या है? लेट्स से कि ये जो एक्चुअल मास है इसमें मान लो कि ये दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में आपने क्या करा कि आपसे बोला जाए कि न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो आपने क्या करा कि आपने प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन का मास को ऐड कर दिया, आपके पास न्यूक्लियस का मास आ गया। बट आपने जब इसको एक्चुअली मेजर किया, मतलब एक्चुअल वे कर दिया, कुछ भी तरीके से एक एक्चुअल वैल्यू अगर देखी, तो वो एक्चुअल वैल्यू आपने जो कैलकुलेट करी है उससे कम आई, ठीक है। मार्कर की एक्चुअल वेट जो है वो 5 ग्राम है या 4.90 ग्राम है, और आपने जो मेजर किया कैलकुलेट किया ऐड करके कैलकुलेशन के हिसाब से वो 5 ग्राम आया। तो 5 ग्राम जो है वो आपकी कैलकुलेशन है, 4.90 वो एक्चुअल वैल्यू है किसी भी न्यूक्लियस के मास की। तो इसके बीच का जब आप डिफरेंस निकालते हो, 5 में से 4.90 को माइनस करके आप एक्चुअल जो डिफरेंस निकालते हो, वो आपका मास डिफेक्ट हो गया। उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि इतने मास का गड़बड़ है मामला, इतना मास गायब हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल में। तो इसको हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं, जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट कर रहे हैं। बात आई समझ में? ठीक है समीर। यस सर। तो मास डिफेक्ट की डेफिनेशन लिख लो। मास डिफेक्ट की डेफिनेशन लिखिए, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, the difference between the rest mass of a nucleus, rest mass of a nucleus, and and the sum of the rest masses, and the sum of the rest masses of its constituent, of its constituent nucleons, of its constituent nucleons is called its mass defect. The difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleons is called its mass defect. और उसमें आप फिर ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। वेयर जेड क्या है? वेयर जेड शो कर रहा है प्रोटॉन्स को, ठीक है। जेड क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। ए क्या कर रहा है? मास नंबर को। तो ए माइनस जेड क्या शो कर रहा है? ए माइनस जेड शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन को। क्या शो कर रहा है? न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। और एम क्या कर रहा है? स्मॉल एम क्या शो कर रहा है? स्मॉल एम शो कर रहा है रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। एमपी क्या शो कर रहा है? मास ऑफ प्रोटॉन। एम एन क्या शो कर रहा है? मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है समीर? कर लिया नोट? यस सर। कर लिया, ओके।
तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन लिखिए डेफिनेशन, द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस is its mass defect per nucleon. Packing fraction, the packing fraction of a nucleus is its mass defect per nucleon, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया आपका? मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मास डिफेक्ट आ जाएगा और अपॉन में मास नंबर, यानी कि डेल्टा एम अपॉन में ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन का। क्लियर है? नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने के लिए, बाइंड करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उस एनर्जी को हम क्या कह दे रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अब एक्चुअली हो क्या रहा है? अब ये मास डिफेक्ट आ क्यों रहा है? अगर इसको हम समझा है तो मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है? अब अगर आप देखो कि सिंपल वर्ड में कि हम जो मास ऑफ न्यूक्लियस है, क्योंकि ये एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, तो इस न्यूक्लियस में अगर इस न्यूक्लियस का मास निकालोगे तो ये न्यूक्लियस बना किससे है? प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से। मान लो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ए माइनस जेड नंबर न्यूट्रॉन है। आपने इनको ऐड किया, है ना, इनको ऐड किया, तब आपको जाके न्यूक्लियस मिला। आपको क्या मिला? न्यूक्लियस मिला। बट जब ये जो ऐड किया, ऐड करने पे आपको मास मिल रहा है ये, ठीक है, आपको मास क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस बन रहा है ये क्या बन रहा है? न्यूक्लियस बन रहा है। पर इसको बांधे रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए इसमें कुछ एनर्जी चाहिए। तो ये जो मास है इसका कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि इसके न्यूक्लियस को और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, ठीक है। और जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है वही एनर्जी इसको बांधे रखे हुए है, बाइंड करके रखे हुए है, जिसको हम मास डिफेक्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल मास जो है रेस्ट मास और जो हम कैलकुलेटेड मास निकाल रहे हैं उसमें इसलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि जो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन उसकी एनर्जी में, उसको बाइंड रखने की एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप न्यूक्लियस को कन्वर्ट करोगे
यानी कि आप क्या करोगे, जब न्यूक्लियस को सेपरेट करोगे, ब्रेक करोगे, तो आपको उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा जो एनर्जी वहां पे, जो एनर्जी उसके मास से बनी हुई है। तो क्या होगा, फिर वापस वो उतना ही मास आ जाएगा। तो सिंपल यही है कि जो मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कुछ पोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास का, और वो उसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस में बांधे रख रहा है, और उस एनर्जी को हम क्या कह दे रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ये तो हो गया समझने के तरीका। ठीक है, समझ लिया हमने कि बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में है क्या। टेक्निकल टर्म में जाए, डेफिनेशन में जाए, तो आप देखो डेफिनेशन क्या कहता है। लिखिए डेफिनेशन, लिखिए बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी, the binding energy of a nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus, required to break up a nucleus into its constituent protons, into its constituent protons and neutrons, and neutrons, and to separate them to such a large distance, and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other, that they may not interact with each other. Repeat कर रहा हूँ. The binding energy of a nucleus may be defined as the energy required to break up a nucleus into its constituent protons and neutrons, and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को, उस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, और उनको इतना दूर ले जाने में यूज हो रही है कि वो दोबारा कभी आपस में इंटरेक्ट ना हो पाए, अट्रैक्ट ना हो पाए। उस एनर्जी को हम क्या कह दे रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस को उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक करने के लिए यूज होती है, और उनको इतना दूर ले जाने के लिए यूज होती है कि वो वापस कभी दोबारा इंटरेक्ट ना हो पाए, अट्रैक्ट ना हो पाए। दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको अगर हम देखें, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको अगर आप देखो तो वो फॉर्मूला कहता है डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम मास डिफेक्ट इंटू में सी स्क्वायर, इंटू में सी स्क्वायर। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मास डिफेक्ट है उसका क्या फॉर्मूला है, और मास डिफेक्ट के बेस पे, मास डिफेक्ट के बेस पे यानी न्यूक्लियस के बेस पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर पूरा एटम लिया जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व है, फिर उसके बेस पे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा। फिर उसके बेस पे कंपैरिजन करके हम बाइंडिंग एनर्जी का एक फॉर्मूला निकालेंगे बेसिकली फाइनल, जिसका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे,
तो पहले हमारे पास अगर मास डिफेक्ट देखें, अगर हमारे पास वैल्यूज हैं कुछ, लेट्स सी वी हैव अ न्यूक्लियस व्हिच हैज लेट वी हैव अ न्यूक्लियस of Z number of protons and A minus Z number of न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर आप मास डिफेक्ट देखोगे, मास डिफेक्ट अगर आप देखोगे तो मास डिफेक्ट आपको क्या मिलेगा, मास डिफेक्ट मिलेगा डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, क्या बनाया था मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, डेल्टा एम मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में न्यूक्लियस का मास, यही हमने बनाया था ना। तो हम मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में जितना है, माइनस प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड इंटू में एम एन, और न्यूक्लियस के मास जो एक्चुअल यानी रेस्ट मास है न्यूक्लियस का उसको माइनस कर देंगे, तो उसको हम ले रहे हैं कैपिटल एन से। ठीक है, उसको हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल एन से। ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, मास डिफेक्ट के लिए। अब एनर्जी के लिए अगर बनाओगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला अगर इससे बनाओगे एनर्जी का, ठीक है, तो अगर इससे आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बनाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां से इस तरीके से लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, जो कि अभी बनाए हो, डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो वो आपका बन जाएगा ई, ये जो बाइंडिंग एनर्जी बनाया है न्यूक्लियस के बेस पे बनाया है, जिसका फॉर्मूला आपका बनेगा डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया डेल्टा ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम कितना है, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस एम एन इंटू में सी स्क्वायर। ये क्या बना, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला किसके लिए, किसके लिए, न्यूक्लियस के बेस पे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला बना वो किसके बेस पे बन गया, न्यूक्लियस के बेस पे। अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक एटम है जिसका न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी वो चीज हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में जो बाइंडिंग एनर्जी बनेगी, इसमें आप लिख सकते हो लेट वी हैव atom in which nucleus is bound with electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये यहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रॉन से बाउंड है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, उल्टा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स बाउंड टू न्यूक्लियस, बाउंड टू न्यूक्लियस। तो इस सेंस में अगर आप बाइंडिंग एनर्जी बनाते हो, ठीक है, इसके लिए अगर आप बाइंडिंग एनर्जी बनाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बनती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपसे बोला जाए कि किसी एटम का मास निकालो, तो एटम का मास आप कैसे निकालोगे, एटम का मास निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप बेसिकली उसके न्यूक्लियस का मास प्लस उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास प्लस करोगे, और एटम का एक्चुअल जो मास है उसको माइनस कर दोगे, कैसे निकालोगे ना एनर्जी डिफेक्ट। आप क्या कर रहे हो, अगर न्यूक्लियस के बेस पे मास डिफेक्ट निकाल रहे हो, एनर्जी निकाल रहे हो बाइंडिंग एनर्जी, तो आप कर रहे हो कि कंस्टिट्यूएंट का मास ऐड कर रहे हो, जो जिससे वो मिलकर बना है उसका मास ऐड कर रहे हो, और उसमें से उसका एक्चुअल मास माइनस कर दे रहे हो, तब आपका बाइंडिंग एनर्जी निकल रहा है। ऐसे अगर आप एटम में से निकालोगे तो आप क्या करोगे, एटम के कंस्टिट्यूएंट यानी जिससे वो मिलकर बना है उसका मास ऐड करोगे, फिर उसमें जो एटम का एक्चुअल मास है उसको माइनस कर दोगे, यही करोगे। तो उसी चीज को हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो उसी सेम चीज को अगर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनता है बाइंडिंग एनर्जी का, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का, बट इस बार किसके लिए बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के सेंस में बना रहे हैं।
किसके सेंस में बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के सेंस में बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के सेंस में अगर हम बना रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस ZME, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एटम का मास कंस्टिट्यूएंट के बेस पे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसमें जो एक्चुअल मास है उसको माइनस कर दोगे। एक्चुअल मास क्या है? एक्चुअल मास ये है, जो एटम क्या हो गया हमारे पास? Z और A, ये एटम हो गया। ठीक है, ये एटम का मास हो गया। और इसको आपने कर दिया C से मल्टीप्लाई, C स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के सेंस में आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। ठीक है, ये बात क्लियर है दिव्यांशु, समीर, ये बात क्लियर है बिल्कुल आपको? यस सर। दिव्यांशु सर एक बार फिर बता दो। क्या कह रहे हो? एक बार रिपीट कर दो सर। एक बार और रिपीट कर दें? कहां से? यहां से, नीचे से, ऊपर से? ये रिपीट में डिलीट हो रहा है। माइनस जेड, देखो आप मास डिफेक्ट निकाल रहे हो। ये जो मास डिफेक्ट निकाला वो न्यूक्लियस में से निकाला। ठीक है, अब मास डिफेक्ट कैसे निकाल रहे हो? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। आपने क्या करा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड किया मास, और उसमें से इसका जो एक्चुअल मास है उसको माइनस कर दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड किया, उसमें से न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मास है उसको माइनस कर दिया, तो आपका बाइंडिंग एनर्जी आ गया। ठीक है, अभी क्या है कि आप एटम का देख लो। मान लो कि ये एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है ना? तो अभी आप क्या, इसका कैसे एनर्जी निकालोगे? यहाँ पे न्यूक्लियस का कैसे निकाले? उसके कंस्टिट्यूएंट जिनसे वो मिलकर बना उसका मास को ऐड किया और एक्चुअल मास को माइनस कर दिया, जो कि क्या है? ये एक्चुअल मास क्या है? ये। ठीक है, जो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, जो पहले से ही है। ठीक है, हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ये है। हम इंडिविजुअल का ऐड कर रहे हैं तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो पहले से ही है वो क्या है? एक्चुअल मास। ठीक है, तो आपने क्या है कि आपको वो एनर्जी निकालना, तो आप क्या कर रहे हो कि जो हम इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे हैं उसको एक्चुअल में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारा एनर्जी आ रहा है, जैसे कि ये निकाला। ऐसे अगर एटम के सेंस में निकालोगे तो हम पहले इंडिविजुअल ऐड करेंगे। इंडिविजुअल ऐड कैसे करोगे? न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमने इंडिविजुअल माइनस किया। अब इसमें क्या करोगे? एक्चुअल मास को माइनस करोगे। एक्चुअल मास जो है वो ये है, ठीक है, जो पहले से ही है, तो इसको माइनस कर दिया, तो आपका क्या मिल गया? बाइंडिंग एनर्जी मिल गया फॉर एटम के लिए। ये है न्यूक्लियस के लिए, ये एटम के लिए। अभी क्लियर है? ठीक है, तो ये बात समझ लिया आप? चलिए ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब क्या होता है कि एनर्जी के सेंस में, या हम कहें कि जो एटम के सेंस में है, एटम के सेंस में जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, कंपेयर टू जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो क्या कहेंगे, जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो न्यूक्लियस के कंपेयर में नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो जीरो के इक्वल टू होगी, यानी अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर होगी, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आप क्या कह सकते हो? ये कह सकते हो। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अगर आप पुट किया, अगर आप देखोगे तो हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी of electron is negligible as compared to nucleus। ठीक है, तो इट मीन्स इसका क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो, यानी कि ये जो है एटम का, वो जीरो के बराबर हो गया। और अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो ये पूरा जीरो के बराबर हुआ, तो हम ये कह सकते हैं mn प्लस ZME, इस पूरे को अगर आप माइनस करोगे तो mx की पावर ZA एटम का हो गया। C स्क्वायर उधर जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो के बराबर हो गया। ये उधर जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो मास ऑफ न्यूट्रॉन दिखा, मास ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल N क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस, वो क्या मिला आपको?
वो आपको मिल गया m एटम का मास माइनस ZME। ये जो इक्वेशन आई है इसको अब हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन आप डाल दो 1, ठीक है, इसको इक्वेशन क्या डाल दो 1, इस इक्वेशन को 1 डाल दो। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, जब तक इतना नोट करो, मैं अभी 1 मिनट आया। हाँ जी, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपका हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। अब इस मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना। तो जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप देखोगे कि क्या मिलेगा। पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आपने पुट किया तो डेल्टा EB इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस MN की जगह क्या पुट कर सकते हो, ये पुट कर सकते हो। तो ये पुट करोगे तो क्या आएगा, ये पुट करोगे तो आपको मिलेगा XZA, ये एटम हो गया, प्लस ZME, ठीक है, प्लस ZME, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया C स्क्वायर से, ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, C स्क्वायर से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो ZMP और ZME इन दोनों को साथ में लिख सकते हो, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। तो डेल्टा EB इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, ZMP प्लस ME, आपने Z कॉमन ले लिया इसमें से, ZMP और ZME में से Z कॉमन ले लिया और साथ में लिख दिया, फिर आपने लिखा प्लस A माइनस Z MN माइनस MX की पावर ZA इंटू में C स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से एटम में, किस एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बताएं। कौन से एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिव्यांशु? हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन में ऐसा होता है। तो एज हम लिख सकते हैं, एज MP प्लस ME किसका होता है मास, हाइड्रोजन का होता है। तो सो हम कह सकते हैं कि जो ये है मास ऑफ हाइड्रोजन हो गया डेल्टा EB विच इज इक्वल टू ZMH प्लस A माइनस ZMN माइनस MXZA इंटू में C स्क्वायर, ठीक है, इंटू में C स्क्वायर, ठीक है, इंटू में C स्क्वायर। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया फॉर बाइंडिंग एनर्जी इन हाइड्रोजन के टर्म में, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बाइंडिंग एनर्जी इन हाइड्रोजन टर्म, जो कि हम कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, हाँ दिव्यांशु। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया था। अब आपसे पूछ सकता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए बोले, तो जो बाइंडिंग एनर्जी आपसे निकालने के लिए बोला है उसको, बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दो, आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने एक्सप्रेशन दोबारा से समझ लो कैसे निकाला है। एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी है, तो हमने क्या करा है कि पहले हमने न्यूक्लियस के फॉर्म में बाइंडिंग एनर्जी निकाली, फिर एटम के फॉर्म में, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी निकाली। फिर हमें यह पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया
कि जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी है वो न्यूक्लियस के कंपेयर में बहुत नेग्लिजिबल होती है, बहुत छोटी होती है, तो हम उसको 0 के इक्वल ले सकते हैं। 0 के इक्वल रख के हमने मास ऑफ न्यूक्लियस निकाला, उसको फिर हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है। ये बेसिकली मोटा मोटा स्टेप है जो आपको लर्न रखना है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अगर आप चेक करो तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो जिसमें फिर हमने मास डिफेक्ट निकाला, तो मास डिफेक्ट जब आपने निकाला तो हमने डेल्टा एम जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, यानी कि मास, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, और उसमें एक्चुअल मास माइनस कर दिया। ठीक है, एक्चुअल मास क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर उससे हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली, यानी कि मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई जो कि न्यूक्लियस के लिए। फिर हमने एटम माना, एटम जो हमारे पास है वो हमने मान लिया कि इस एटम में जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ बाउंड है। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए जब हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली तो वो कैसे निकाली, एटम का बाइंडिंग एनर्जी, एटम का मास उसमें एटम का एक्चुअल माइनस कर दिया। तो एटम का मास कैसे निकालोगे आप, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास, ये आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया है, और एक्चुअल में होता क्या है उसको माइनस कर दिया। तो एक्चुअल में जो होता है उसको हमने, ये रहा एक्चुअल मास, उसमें हमने न्यूक्लियस का मास प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एक्चुअल मास को माइनस कर दिया और बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकाल ली। बट हमें ये पता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो नेग्लिजिबल है कंपेयर टू न्यूक्लियस, तो इसको हमने 0 रख लिया। तो जब इसको 0 रखा तो ये जो पूरी वैल्यू है वो भी 0 के बराबर आ गई, और यहां से हमने न्यूक्लियस के मास की वैल्यू निकाली जो कि ये है। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जो कि ये, इसमें पुट किया तो mn की जगह पे ये वैल्यू पुट करी है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी ZMP प्लस ए माइनस जेड mn, माइनस में m जो एटम का मास है, प्लस में ZMe और इनटू में c स्क्वायर। ठीक है, पूरी की इक्वेशन को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या करा कि आप देखो यहाँ पे ZMe है, यहाँ ZMP है, Z कॉमन लिया जा सकता है, तो Z कॉमन लेके MP प्लस Me लिख दिया है, a माइनस जेड mn माइनस m की पावर x एटम, ये एटम हो गया। ये कुछ नहीं है, ये सिंबलाइज है कि आपको शो कर रहा है कि ये जो मास है ये इस एटम का है, ये जो भी एटम है उस एटम का मास है, एक्चुअल मास, उसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब mp प्लस me यानी कि एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, हाइड्रोजन के मास में, तो ये हमने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया और हमारे को ये फॉर्मूला मिल गया। अब आपसे अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछता है तो आपको मास नंबर से, उस एटम के मास नंबर से डिवाइड कर देना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगी। ठीक है, यही वैल्यू है जो आपको हमें मोस्टली केस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। दिवांशु क्लियर है, इसको नोट कर लो, फिर मेरे को बताओ जब आप नोट कर लो तो। ठीक है, कर लिया नोट आपने दिव्यांशु? यस सर। चलो अच्छी बात है, नोट कर लिया। तो ये था हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, अब आपने बाइंडिंग एनर्जी निकालना सीख, मतलब फॉर्मूला देख लिया है, तो अब एक बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, फिर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है लिखा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, जिसमें आपको वैल्यूज भी गिवन है, मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, दैट इज 1.007825 1.007825
7825 AMU। फिर आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दे रखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है, दैट इज 1.008665 AMU। फिर आपको मास ऑफ मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है, ध्यान रखना ये न्यूक्लियस दे रखा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का मास अगर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 4.002800 AM, ठीक है। AMU दे रखा है ये 4.000285 और 1 AMU की वैल्यू दे रखी है, ये तो हमने कैलकुलेट मैंने बताया भी था, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट AMU की वैल्यू, ठीक है। अब अगर आपको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए आप देखो बाइंडिंग किसका निकालना है, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, देखो दो प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, दो न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम देखें तो ये तो आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट किया, उसमें से एक्चुअल माइनस जो वैल्यू है उसको माइनस करना है, आंसर आ जाएगा, यही करना है बस, कुछ नहीं। तो देखो मास डिफेक्ट निकालोगे तो क्या करना है, हम पहले हम इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें एक्चुअल वैल्यू माइनस कर देंगे। एक्चुअल वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है, ये एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और हम जो इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। अल्फा पार्टिकल मतलब कि हीलियम पार्टिकल, मतलब कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। तो आप देखो टोटल मास निकालना है, तो अगर देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो दो मास ऑफ दो प्रोटॉन निकालोगे, मास ऑफ टू प्रोटॉन, तो क्या करोगे, मास ऑफ टू प्रोटॉन 2 इंटू में 1.007825, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.015650 AMU के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से मास ऑफ टू न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जब निकालोगे तो 2 इंटू 1.008665, जो कि आंसर कितना आएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा कितना, 2.017330, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इंडिविजुअल कैलकुलेट करोगे तो टोटल मास आप निकालोगे तो क्या आएगा, टोटल मास आपको क्या करना है, इसमें इसमें और इसको ये ऐड कर देना, तो ऐड करोगे 2.015650 और 2.017330, तो ऐड करने पे क्या मिला, 4.00, क्या मिला, 4.032980 AMU मिला, ठीक है। अब क्या करना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दे रखा है आपको, ये दे रखा है एक्चुअल मास, तो मास डिफेक्ट निकाल लो, डेल्टा एम निकालोगे, मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, मास डिफेक्ट ये आपने इंडिविजुअल कैलकुलेट करिए, ये वैल्यू एक्चुअल दे रखी है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4.0328980 में से ये एक्चुअल वैल्यूज को माइनस कर दोगे, 4.0028800, ठीक है। ये आप वैल्यू कर दोगे माइनस, क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करने पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.0301180, ठीक है, 80 AM। तो ये आ गया। अब ये आपका क्या आया, मास डिफेक्ट। आपको एक एमयू की वैल्यू ये दे रखी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, एक एमयू की वैल्यू ये दे रखी है। आपको एनर्जी निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, 0.030 को 931 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, 28.097 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आपकी आ गई बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आया दिव्यांशु?
ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट इस तरीके से करना है। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, आधा बचा है, हाफ सिलेबस बचा है, हाफ हो चुका है। हाफ को अब नेक्स्ट अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया, इसमें तो रेडियो एक्टिविटी भी रहती है ना। देखिए एग्जाम में मैं करा सब कुछ रहा हूँ क्योंकि अभी है हमारे पास टाइम अच्छा खासा। एग्जाम में बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेंगे पर अभी करना है इसी के हिसाब से। दिव्यांशु क्लियर है? ओके, तो आज के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क लिख लीजिए। हम्म 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 बाइंडिंग एनर्जी पे क्वेश्चन है ये सारे। फिर तो ये आगे के क्वेश्चन है। 13.4 तक करेंगे आज का होमवर्क, 13.4। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन। सर हाँ जी सर कल वो प्री बोर्ड